हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम्बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम आरबीआई एनुअल रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, तो ये आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि 2021-2022। अब ये रिसेंटली रिलीज हुआ है, आई थिंक 27 मई को ये रिलीज़ हुआ है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है, जो स्टूडेंट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको अच्छे से पढ़ ले, उनके पास काफ़ी टाइम है। और जो स्टूडेंट का अभी मेन एग्ज़ाम है 25 जून को, वो भी ये देख ले। मैं ये जो पीपीटी है मेरा, उसको मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा के दूंगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये बहुत ही, हम कहते हैं कि टेडियस टॉपिक है, कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन हमें अगर आरबीआई में जाना है तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो बोरिंग होने के बाद भी हमें वो करनी है। मैं मेरे साइड से ट्राई करूँगा, जिसको इतना मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँ उतना मैं बनाने का इसको ट्राई करूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट। अभी ये एनुअल रिपोर्ट है 2021-22 का। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है, ये ट्रैक्टर है, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी चल रही है। ये कुछ नोट्स है, यहाँ पर करेंसी नोट है, यहाँ पे बैंक लिखा है। ये जो है ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसके बाहर का है, ये रुपये का सिंबल है। यहाँ पर आपको कुछ इंडस्ट्री के यूनिट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक ये जो है ये क्रेडिट कार्ड का कुछ नंबर दिख रहा है ये। तो ये सारा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आरबीआई कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, वो उन्होंने उनके फ्रंट पेज पे एनुअल रिपोर्ट के दिखा दिया है। और इस साल का जो एनुअल रिपोर्ट का जो कवर है मुझे काफ़ी सिंपलिस्टिक लगा, क्योंकि मैं इसको कम से कम 10-15 साल से पढ़ते आ रहा हूँ। तो ये जो कवर है इतना भी ज़्यादा उन्होंने हैंकी फैंकी नहीं बनाया है, काफ़ी इसको सिंपल रखा है। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट को मतलब ये दिक्कत आती कि ये रिपोर्ट हम कहाँ ढूंढें। ठीक है, ये रिपोर्ट कहाँ ढूंढें, बहुत लोगों को पता है गूगल में डालने का है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2021-22 .pdf, ऐसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको जाना है यहाँ पर rbi.org.in। इसके बाद आप क्लिक करेंगे पब्लिकेशन पे। पब्लिकेशन पे करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आरबीआई के काफ़ी सारे पब्लिकेशन दिए हैं। एनुअल पब्लिकेशन क्या है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बाई मंथली, मंथली, वीकली, बहुत सारे रिपोर्ट्स, वर्किंग पेपर्स। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट कौन से है, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स कौन से है, क्वार्टरली कौन से है, बाई मंथली, मंथली, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे ईयरली पे देखेंगे तो एक आता है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंक इन इंडिया, एंड इसके ऊपर बैंक पीओ के एग्जाम में जीए में क्वेश्चन आया था। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट FY22, यानी कि 2021-22। तो जो अगर आप रिपोर्ट ओपन करेंगे तो एक बार मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि रिपोर्ट ओपन कीजिए, उसको जस्ट गो थ्रू कीजिए। पढ़ना मतलब उसके काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। कोई 1 घंटे में पढ़ सकता है, कोई 10 दिन में पढ़ सकता है, कोई महीने में पढ़ सकता है, कोई 3 महीने में पढ़ सकता है। तो जस्ट गो थ्रू कर लेना है क्या क्या है। मैं और ये वीडियो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए सफिशिएंट है। और इसमें मैंने उस दिन यानी कि 28 मई को, 27 मई को यह पेपर में आ गया, 26 मई को साइन इन किया होगा, 27 मई को आरबीआई के वेबसाइट पे आया, 28 को फिर न्यूज़पेपर में इसके बारे में काफ़ी डिटेल कवरेज आया है। वो सारे जितने मुझे पॉसिबल होते हैं वो सारे न्यूज़पेपर कटिंग मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये रिपोर्ट तो बहुत बड़ा है। अगर आप टोटल वाइज पेजेस देखेंगे तो 321 पेजेस का ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन 53(2) ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक्ट 1934 है, एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का 1935 है। और ये आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ये रिपोर्ट सेंड करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी को। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ दिन पहले शक्तिकांत दास यहाँ थे, एंड आई थिंक उस टाइम उर्जित पटेल यहाँ थे, वो उनको रिपोर्ट भेजते थे। अभी उनका रोल रिवर्स हो गया है। अभी हमारे जो उर्जित पटेल है वो भी चले गए आई थिंक एकेडमिक्स में, और शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर बन गए। इसको कहते हैं लेटर ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, लेटर ऑफ ट्रांसमिशन। और ये लेटर देखने से आपको ये भी पता चलेगा कि अगर कोई
एग्ज़ाम में, जैसे आरबीआई के एग्ज़ाम में लेटर नहीं आता है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम में अगर लेटर है तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे सिंसियरली कैसे लिखना है, कॉमा कहाँ देना है, डियर फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे लिखना है, यहाँ पे कॉमा है, पॉइंट फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। डेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम में लेटर आता है आप ये फॉर्मेट वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे डिटेल में अलग अलग पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर सब कुछ एक ही पीडीएफ में चाहिए तो ये जो है आप 12 MB की फ़ाइल है, आई थिंक ये आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस रिपोर्ट भी देखना है तो यहाँ जाके आप प्रीवियस रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। लोग इस साल का रिपोर्ट नहीं देखेंगे तो प्रीवियस साल का रिपोर्ट छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जिसको स्टडी करनी होती है वो जस्ट गो थ्रू करता है। गो थ्रू करने के बाद आपको पता चलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे देखना है, कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए कैसे पढ़ना है। अगर आपको इकोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट है, आपको रिसर्च करना है, तो आप और भी डीप में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ओपन करने के बाद ये आज का ही न्यूज़ है। आज का न्यूज़ यानी कि ये 15 जून का न्यूज़ है न्यूज़पेपर में। एक्चुअली 14 जून को ही अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन आप न्यूज़पेपर में आया है। 4 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड: आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल, रविंद्र ढोलकिया। ये पहले आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी रहे थे। तो ये आरबीआई बोर्ड का स्ट्रक्चर होता है। आरबीआई में 4 लोकल बोर्ड होते हैं: वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न, ठीक है। और इसमें भी मेंबर होते हैं, अभी काफ़ी सारे वैकेंसीज है वहाँ पर। उसके बाद बोर्ड में गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। उसके बाद अलग अलग सेक्शन के थ्रू अलग अलग यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। ये जो 2 होते हैं ये होते हैं आईएएस ऑफिसर, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के ये 2 आईएएस ऑफिसर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं वो आरबीआई के जो लोकल बोर्ड से वहाँ से वो आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे रेवती अय्यर यहाँ पर है, सचिन चतुर्वेदी यहाँ पर है, और बाकी ये जो आते हैं ये जो 4 लोग आएंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अभी ये सतीश मराठे हैं एंड स्वामीनाथन गुरुमूर्ति है, ठीक है। इस तरीके से आरबीआई का बोर्ड का स्ट्रक्चर होता है। अभी उसके बाद आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप में से जितने लोग आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेड बी ऑफिसर यानी कि आरबीआई में इसको कहते हैं मैनेजर। तो आप में से जो यंगेस्ट होगा, यंगेस्ट यानी कि 21, 22 और 23 के एज में जो ज्वाइन करेगा और आगे जाके ईच एंड एवरी लेवल पे परफॉर्म करेगा, उनमें से 2 लोग बनेंगे डिप्टी गवर्नर, ठीक है। 2 लोग बनेंगे डिप्टी। 2 लोग में तो ज़्यादा भी बन सकते हैं, कोई आज बन गया, कोई कल बनेगा, कोई परसों बनेगा। इस तरीके से डिप्टी गवर्नर बनने का चांस ये एज वाले जो लोग हैं उनको होता है। उसके बाद ये ईडी होते हैं। ये चांस होता है, मान लीजिए आप 21 से जो 25-26 तक है, मतलब ऐसा नहीं कि 21 वाला डीजी ही बनेगा। ईडी बाद में अगर परफॉर्मेंस कहीं पे तो भी कम ज़्यादा हो गया, तो जो लोगों का एज 21 से 26 में है वो यहाँ पे उनका चांस होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये सारे के सारे लोग ये होते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। बस यहाँ पे अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा बालकृष्णन मैडम जो है वो बाहर से आई है, ठीक है। बाकी अदरवाइज ये सारे जो लोग हैं ये आरबीआई के कैडर से होते हैं। पहले ऐसा डिसाइड मतलब हो रहा था कि इनको डिप्टी गवर्नर का रैंक मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आरबीआई एक्ट में मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर का अभी स्कोप है, एडिशनल अभी नहीं है। उसके बाद बाकी सारे ये जो सेंट्रल ऑफिसेस है अलग अलग उसके कौन कौन हेड है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आरबीआई के कुछ कॉलेजेस हैं, आरबीआई के इंटरनल कॉलेजेस, और कुछ एक्सटर्नल जैसे नाबार्ड है, बैंक्स है, कोऑपरेटिव्स है, उनको भी ये ट्रेनिंग देते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज चेन्नई। अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी बार आना पड़ेगा। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग में मैं जब आरबीआई में था 3 साल, मुझे 2-3 बार जाने का वहाँ पे मौका मिला था। अगर आपको कोई पूछेगा कि आरबीआई में कितने ऑफिसेस हैं तो उसका आंसर लीगली होगा 4, ठीक है। आरबीआई में सिर्फ 4 ऑफिसेस हैं, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली सबको ऑफिस ही बोलते हैं, और बाकी जो है उसको आरबीआई टेक्निकल टर्म में इसको ब्रांचेस कहते हैं,
ठीक है। अदरवाइज कोई आपको पूछेगा एज पर द आरबीआई एक्ट तो 4 ऑफिसेस है, अदरवाइज आप यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो ये 31 है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन होंगे, अगर 4 होगा तो 4 टिक करना है, अदरवाइज 30 करना है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि कभी कभी क्या है एडिशनल ऑफिस ओपन हो गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको पता हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं आरबीआई में मैंने काम किया है इसीलिए इतना डीप में मुझे पता है, और ये चीज़ ऐसी है कि जिससे आपका जो इंटरेस्ट है आरबीआई में बना रहेगा और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा और आप आरबीआई में जाने का आगे सोचेंगे। अभी रिपोर्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा कि इस साल आरबीआई का जो प्रॉफिट है लोग कह रहे हैं कि बहुत कम बताया है, 3307.45 करोड़, ठीक है, 30,307.45 करोड़। उसके बाद पहले क्या कह रहे थे कि उसके पहले 99,000 था, उसके पहले 57 था, उसके पहले 1.75 लाख था। लेकिन आप यहाँ पे ना ये किसी ने मुझे नहीं लगता है इतना माइन्यूटली देखा होगा। आप ये टोटल एक्सपेंडिचर पे नज़र डालिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, 28,000 करोड़, 17,000 करोड़, ठीक है, 92,000 करोड़, 34,000 करोड़, एंड ये है 1.20 लाख करोड़, 29 लाख करोड़, यानी कि यहाँ से यहाँ नियर अबाउट 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ठीक है। ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा, अदरवाइज लास्ट ईयर जितना अगर ये एक्सपेंडिचर रहता तो ये जो प्रॉफिट था नियर अबाउट 1.25 लाख करोड़ के आसपास जाता है। ये किसके वजह से हुआ है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है ना ये प्रोविजन है, ठीक है, ये 6 नंबर देखो यहाँ पे लिखा है 6 नंबर, ये 6 नंबर देखो क्या है, इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ 1.14 लाख करोड़ and rupees 100 crore towards the contingency fund and ADF respectively, ठीक है। ये क्या है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो ये देखिए इसको कहते हैं ना, अभी जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा उसको कहते हैं रिस्क प्रोविजन, ठीक है। देयर आर 2 रिस्क प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक, दैट इज कंटिजेंसी फंड एंड एसेट डेवलपमेंट फंड। The provision made towards these funds are made in terms of section 47 of the RBI Act 1934। इतना डीप में कोई जाएगा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक होता है कंटिजेंसी फंड जहाँ पर इतना अमाउंट का प्रोविजन किया, अदरवाइज ये प्रोविजन नहीं किया होता तो इस साल का आरबीआई का एनुअल प्रॉफिट जाता 1.25 लाख करोड़ का। लेकिन आरबीआई को पता है कि कैसे इकोनॉमी का केयर करना है, इसलिए आरबीआई ने, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ होगा आरबीआई के ऑफिशियल्स में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में कि गवर्नमेंट क्या कहता है कि सारा प्रॉफिट हमें दे दो, आरबीआई कहता है नहीं, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये बाहर तो किसी को मालूम होने का चांस है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये डीप में आप जब जाएंगे इसके तभी आप जान पाएंगे, अदरवाइज लोगों ने कहा होगा इतना प्रॉफिट कम हुआ ये है। तो अगर आपको ये इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा और डीप में जाने का ट्राई कीजिए। ये बातें इंटरव्यू में आपको बाकी लोगों से अलग कर देगी, अगर आपने ये बताया तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर फाइनल हो जाएगा। देखो क्या है, हम इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। दिस इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, यानी कि अगर आगे जाके इकोनॉमी में कुछ बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमारे पास कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे पर्सनल लेवल पे भी लोग ऐसा, मतलब एक थंब रूल ऐसा है कि मान लीजिए आप किसी भी जॉब में हो तो आपके पास 10 महीने का, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में तो जॉब जाने का चांस नहीं है, प्राइवेट में अगर आप काम कर रहे हो तो मान लीजिए आपका महीने का जो खर्चा है वो 50,000 है, तो आपके पास 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख रुपीज़ का कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर आपका जॉब चला जाता है इमीडिएटली तो आपका जो घर है अगले 10 महीने तक चलना चाहिए। वही लॉजिक यहाँ पे सिमिलर टाइप का लॉजिक गवर्नमेंट अप्लाई करता है कि अगर आगे कुछ होता है तो इतना पैसा हम अलग रखेंगे, इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, risk arising out of monetary exchange rate policy operation, systemic risk or any risk arising on account of special responsibilities enjoyed upon the रिजर्व बैंक। यानी कि आरबीआई का काम है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छा रखना, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है
इसलिए आरबीआई ने इस साल 94,000 करोड़ का जो अमाउंट है अलग से कंटिजेंसी फंड में रखा है। As on March 31st, 2022, an amount of 94,000 crore was charged to CF on account of debit balance of investment revaluation account foreign securities। तो चार्ज ये जाने दी, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे अकॉर्डिंगली द बैलेंस इन द CF, यानी कि ये कंटिजेंसी फंड का आज का जो बैलेंस है वो है 3.1 लाख करोड़ एज कंपेयर टू 2.84 लाख करोड़ लास्ट ईयर, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास नियर अबाउट 3 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। कुछ इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है, अगर आप देखेंगे श्रीलंका में कैसे प्रॉब्लम आया, अगर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता तो वो मैनेज कर पाते, लेकिन उनका सिचुएशन इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा जो फंड है वो छोटा होता है, दैट इज एसेट डेवलपमेंट फंड है। द एसेट डेवलपमेंट फंड वाज क्रिएटेड इन 97-98। एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आया तो वहाँ पे ये आ सकता है, अदरवाइज इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। एंड द बैलेंस therein represents provisions specifically made till date towards investment in subsidiaries and associate institutions and meet internal capital expenditure। कुछ खर्चा करना है अलग से, उसके लिए रखा है। एंड अभी जैसे मान लीजिए एन अमाउंट ऑफ ₹100 करोड़ वॉज प्रोवाइडेड टूवर्ड्स ADF ऑन अकाउंट ऑफ अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। हमने काफ़ी बार देखा है, ठीक है, RBIH। और इसमें कौन है, मैंने कहा राजेश बंसल सर है, जिन्होंने पहले 2 बार हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया है। CP सर के वो पहचान के हैं, आप उनका वीडियो देख लीजिए। बहुत ही डायनामिक ऑफिसर है, RBI में थे, उनके बाद आई थिंक उन्होंने DGM या GM थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, इंडस्ट्री में गए, अभी फिर से RBI में ये इंस्टीट्यूशन के वो CEO है। बेस्ड ऑन दी अबव द बैलेंस, यानी कि ADF का बैलेंस अभी जो है नियर अबाउट 23,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर भी ये इतना ही सिमिलर था, इसमें बस ये 100 करोड़ जो है अभी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और वो जो प्रॉफिट है इतना कम क्यों हुआ है ये अभी आप बता पाएंगे, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोग जो है बहुत ही ऊपर लेवल का, सुपरफिशियल लेवल का पढ़ाई करते हैं। अभी आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये RBI रिपोर्ट से ही है। अभी RBI में 2020-21 में कितने रिक्रूटमेंट हुए, क्लास 1 यानी कि यहाँ पे आप जो देते हैं ग्रेड B, उसके बाद ग्रेड A, ये सारे रिक्रूटमेंट इसके अंडर होते हैं। बाकी असिस्टेंट जो है वो क्लास 3 है, एंड ऑफिस अटेंडेंट जो है वो क्लास 4 है। RBI में क्लास 2 नहीं है, ठीक है। इतना रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर RBI ने किया, यानी कि बहुत हाई लेवल का रिक्रूटमेंट सिंगल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि RBI का जो टोटल स्टाफ है वो कितना है, ठीक है। 2022 का है, ये 21 का है। क्लास 1 ऑफिसर यानी कि जितने ऑफिसर्स है ग्रुप 1 से लेके आगे, ये 6,500 के आसपास है। उसके बाद क्लास 3 यानी कि क्लर्क जो है वो 3,300, क्लास 4 है 2,900। टोटल RBI की स्ट्रेंथ यहाँ पर बड़ी है, नियर अबाउट 13,000 के आसपास RBI का स्ट्रेंथ है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम 18,000 के आसपास था। CP सर जब थे आई थिंक उस टाइम 24,000 के आसपास था। तो अभी ये स्ट्रेंथ इसलिए कम हो रहा है क्योंकि RBI में नीचे के लेवल पे ऑटोमेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे CP सर ने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम 25-30 वैकेंसी आती थी, जब मैंने दिया तो 75-80 आ रही है, अभी 300 के आसपास आ रही है। यानी कि इवन दो दिस नंबर इज डिक्रीजिंग बट द रिक्रूटमेंट ऑफ RBI ग्रेड B इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें बढ़ रहे हैं। तो ये जस्ट आपको आइडिया कि इससे डरने की बात नहीं है। आपको लगेगा कि इतने कम हो गए तो रिक्रूटमेंट होगा क्या, नहीं होगा। एवरी ईयर RBI में ग्रेड B का रिक्रूटमेंट होता है। चलिए अभी देखते हैं RBI केस में। देखो अभी नियर अबाउट 19-20 मिनट हो गए, तो मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करता हूँ। आगे मैंने काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है, सारा मैं कवर मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सिमिलर टाइप का कंटेंट है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको एक, हम कहते हैं ना, एक लॉजिक बता दूंगा कि किस तरीके से ये पढ़ना है। जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो डेफिनेटली इसको डाउनलोड करके ये पढ़ लीजिए। मुझे लगता है मैक्सिमम आपको 3 to 4 आवर्स लगेंगे, इंक्लूडिंग आपके नोट्स। और इसका कंटेंट अगर आप आपके आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड ये देखने के बाद MCQ भी अगर आते हैं इसके ऊपर तो भी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो पार्ट 1 है यहाँ पर द इकोनॉमी रिव्यू एंड प्रॉस्पेक्ट्स है।
असेसमेंट एंड प्रॉस्पेक्ट है, इसके बाद इकोनॉमिक रिव्यू है, देन मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस, क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, रेगुलेशन, सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसको कैसे कवर करना है मैं बताऊंगा, अदरवाइज ये 300 350 पेज देख के आपको डरना नहीं है। उसके बाद पब्लिक डेट मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अकाउंट्स, यानी कि यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट दिया। अभी मैंने जो आपको दिखाया वो सारा यहाँ से मैंने लिया था। अभी आपको क्या करना है ना, ये जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस यानी कि बॉक्सेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारे यहाँ पर दिए। जैसे मान लीजिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, डायरेक्टली ये मैं कहता हूँ ना, ये बॉक्सेस आप देख लीजिए, ये आपको एक्चुअली आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट ओपन कीजिए, आप उसका हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी निकाल सकते हैं, एटलीस्ट इसको गो थ्रू कीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि आपको 3 से 4 घंटे देने हैं, जो लोग इस साल आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं अभी 25 जून को। अदरवाइज बाकी लोग तो इसको अच्छे से धीरे धीरे धीरे, मुझे लगता है देखो 300, यहाँ पे 321 पेज है। ठीक है, अगर आप डेली 10 पेज भी देखते हैं इसको तो 30 दिन में आपका हो जाएगा, 5 भी देखते तो 60 डेज में हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपको समझेगा पूरा रिपोर्ट तो फिर आपको आरबीआई, मतलब मैं जो कहता हूँ कि आप किसी ने इकोनॉमिक्स भी किया है ना, तो उसके लेवल का आपका अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉक्सेस आपको देखने हैं। उसके बाद अपेंडिक्स टेबल्स भी है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको देखने। कुछ अगर इसमें से इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये वीडियो में कवर किए हैं। अभी देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। द अकाउंटिंग ईयर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज चेंज टू अप्रैल टू मार्च, अर्लियर इट वॉज जुलाई टू जून। ठीक है, पहले आरबीआई का जो ईयर था वो चालू होता था 1 जुलाई से, ठीक है, और ये चलता था 30 जून तक। लेकिन अभी चेंज हुआ है, नॉर्मल जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो चालू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को। ठीक है, तो ये सबसे मेन इस बार का चेंज है, तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है। अभी 2020-21 से आगे हो गया, यानी कि पिछले साल का एनुअल रिपोर्ट और ये साल का भी जो है वो अभी नए जो फाइनेंशियल ईयर है, जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर हम कहते हैं किसी भी बैंक का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मार्च एंड वाला, अभी आरबीआई ने उनका जो बैलेंस शीट है उसको सिंक्रोनस कर दिया है। अभी आपको क्या देखना है यहाँ पर ना, सिलेक्टेड एब्रीविएशंस काफ़ी सारे हैं, मुझे लगता है नियर अबाउट 800 से 1000 के आसपास होंगे ये। तो ये जस्ट गो थ्रू करना है। मैं आपको एक बता, जैसे मान लीजिए बीपीएसएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसके बाद एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे बीसीआईटी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जस्ट गो थ्रू करना है इसको। ठीक है, AIFI हम कहते हैं बहुत बार, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। AML होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ना, उसमें ये आता है कि 10% ऑफ ANBC। तो वो ANBC का मतलब ये है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन क्या है, बहुत अभी लोगों को ऊपर ऊपर पढ़ने की आदत हो गई है, कोई भी रेडीमेड चाहिए। तो डिटेल में जाना है तो ये अगर आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे है एंड बजट है, मतलब आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, जिसने ये पढ़ लिया ना, वो इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाकी लोगों से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से लिख सकता है, क्योंकि बाकी लोग बहुत ऊपर लेवल का कोई रेडीमेड मिल गया वहाँ से लिखते हैं। अगर आपको लोगों से अलग दिखना है तो आपको इस टाइप का पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी देखो ये सारे मैंने पेपर के कटिंग्स डाले, तो यहाँ पर हम सिर्फ ऊपर की हेडिंग पढ़ेंगे, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या इस टाइम के रिपोर्ट में था। और मैंने लास्ट में समरी भी दिया है, अगर आपने उतना भी कर लिया तो भी एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत है। RBI warns banks on restructured loans, flags responsibility of increased slippages from sectors that have been more exposed to the pandemic। ठीक है, तो ये अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं, कम से कम मैंने 4 न्यूज़पेपर लिए हैं, उसमें से मैंने ये कटिंग लिया है। ठीक है,
तो ये आपको जिनको इंटरेस्ट है उनको पढ़ना है ये, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ना है। और एग्ज़ाम पर्पस के लिए मैं जहाँ यहाँ पे जितना बताऊँगा एंड में मैंने समरी भी दिया है, वो भी अगर आप पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं होता है। जो जितना चाहे उतना ज़्यादा पढ़ सकता है, लेकिन मैं कितना मिनिमम करना है वो तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की टू बैलेंस्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, इस टाइप का तो ऐसे भी आ सकता है। सम एनबीएफसीज पोज पोटेंशियल थ्रेट टू स्टेबिलिटी, आरबीआई सेज इन एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। बैलेंस शीट स्वेल्स यानी कि बढ़ गई है, स्वेलिंग यानी कि बढ़ गई। अभी देखो यहाँ पे ये बॉक्स में क्या दिया, मैं पढ़ता हूँ। द आरबीआई रिपोर्ट इज बोथ अ वार्निंग एंड अ रोड मैप, दोनों है, ठीक है। वार्निंग भी दिया है और आगे क्या करना ये भी दिया है। While highlighting the potential threat posed by the risk-taking NBFCs, it suggests structural reforms as the way to face inflation and improve growth in the face of global challenge mainly posed by the war in Ukraine. ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो इस साल मैक्सिमम इकोनॉमीज इसके वजह से सफ़र हुई है। अब यहाँ पे मैं एक लास्ट ये देख लेता हूँ यहाँ पे क्या दिया है। Meanwhile, as on 31st March, the DICGC sanctioned claims amounting rupees near about 3,400 करोड़ के है। मैं बताता हूँ ये क्या है। 2.64 lakh depositors in respect of 22 urban cooperative banks. Overall, the corporation has settled aggregate claims of rupees, ये जो क्लेम्स है ये है 8500 करोड़ रुपीज़ 21-22 में। ये क्या है ना, आपको पता है यूसीबीज यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये बहुत बार फाइनेंशियल वीक होने के कारण गवर्नमेंट इसको बंद करता है। तो ऐसी 22 बैंक क्लोज हुई थी और उनका टोटल 3,400 करोड़ पैसा ये जो है जो डीआईसीजीसी ने दिया। आपको पता है डीआईसीजीसी एक्ट है, उसके थ्रू हर एक कस्टमर का 5 लाख रुपए जो होता है वो इंश्योर्ड होता है। और ओवरऑल उन्होंने जो क्लेम सेटलमेंट किए ओवरऑल इंडस्ट्री में वो है नियर अबाउट 8,500 करोड़। तो इस टाइप का डेटा ना एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आपके पास जितना टाइम है, आपको जितना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये मैंने उसी दिन जब एग्ज़ाम मतलब जो एनुअल रिपोर्ट आया था उसका नेक्स्ट डे को ये सारे न्यूज़पेपर में आए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपको एक्चुअल रिपोर्ट नहीं देखना है तो न्यूज़पेपर में जितने सारे आर्टिकल्स आए हैं वो जमा कीजिए और वो पढ़ लीजिए। तो मैंने आपके लिए सारे के सारे आर्टिकल इसमें इंक्लूड किए हैं और फिर मैं बाद में आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कार्ड इंटरेस्ट फ्रॉड सर्च, ठीक है, मतलब ये जो है कार्ड रिलेटेड फ्रॉड बढ़ गए हैं। ₹2 के नोट सर्कुलेशन फॉल्स 12.6% इन FY22, ठीक है, यानी कि सर्कुलेशन यहाँ पर कम हो गया है। शेडो बैंक्स फेस टाइटर सुपरविजन, शेडो बैंक्स यानी कि जो एनबीएफसीज होते हैं, देखो ये दूसरे पेपर का है। आरबीआई इज रेड फ्लैग फॉर एनबीएफसीज, वाई आरबीआई ट्रांसफर्ड लेस, देखो इन्होंने कवर किया है ये, अदरवाइज ना ये बहुत कम लोग हैं, ये अभी न्यूज़पेपर या फाइनेंशियल न्यूज़पेपर इसलिए ये तो इतने डीप में जाएंगे ही, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे कोई भी वीडियो तो यहाँ पे बहुत कम आपको वीडियो मिलेंगे इससे रिलेटेड। बैलेंस शीट की साइज़ कितनी है, ट्रांसफ़र टू कंटिजेंसी फंड है जो मैंने आपको बताया 1,14,000 करोड़ का, ये है वो ट्रांसफ़र टू एसेट डेवलपमेंट फंड, ये भी हमने देखा है। सरप्लस पेबल टू गवर्नमेंट ये है। तो ये सारा मैंने आपको एक्चुअल आरबीआई के रिपोर्ट में कहा है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी क्या दिया आरबीआई की बैलेंस शीट के बारे में, आरबीआई बैलेंस शीट एक्सपांडेड 8.5% टू 61.9 ट्रिलियन, ये है आपका रुपीज़ में है। On the asset side, foreign investment rose 4.28, domestic investment 11.6%, gold 30% से बढ़ गया है, and loans and advances 54.53, ठीक है। रिस्क प्रोविजन क्या क्या ये सारा दिया, ये जो मैंने आपको कहा ना ये कंटिजेंसी फंड वाला, तो ये आई थिंक ये जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो इंडियन एक्सप्रेस है ना उनका जो पेपर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वो बहुत अच्छी तरीके से आरबीआई के न्यूज़ कवर करता है। तो मैं काफ़ी टाइम से मैं तो सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अगर आपको देखना है ना, बहुत बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, तो अभी मुझे दिमाग में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। एक है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एक है बिजनेस स्टैंडर्ड, एक है इकोनॉमिक टाइम्स, एक है मिंट, और इसके बाद और एक है हिंदू का बिजनेस लाइन। ये 5 पेपर है आपके फाइनेंस साइड से, जिसको आप इकोनॉमिक न्यूज़पेपर कहिए, बिजनेस न्यूज़पेपर कहिए। बाकी जो नॉर्मल है उसमें आपका द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है,
टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है। ये सारे न्यूज़पेपर आप यहाँ पे, बाकी डेक्कन हेराल्ड और वो सारे न्यूज़पेपर है, तो ये मेन जो न्यूज़पेपर है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो ये या ये दोनों में से ये भी अच्छा है, कोई भी एक। और यहाँ पर पहले अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, देन इंडियन एक्सप्रेस, एंड फाइनली आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए। ये भी है, इसमें भी इन्फोग्राफ काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं। RBI's रेड फ्लैग फॉर NBFC, तो वो जो न्यूज़ था ना उसमें का उन्होंने इसको एक्सटेंडेड है, नेक्स्ट पेज पे आया है ये, तो ये सारा आपको पढ़ना है। RBI एनुअल रिपोर्ट, RBI मूड्स मेजर रिफॉर्म्स इन डिजिटल फिनटेक स्पेस। देखो यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स दिए है, इश्यूएंस ऑफ नॉर्म्स फॉर पोटेंशियल डिजिटल लेंडिंग, ग्रेडेड अप्रोच फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, धीरे धीरे करेंगे वो। ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है। UPI पे नाउ लिंकेज कंप्लीशन हो गया है। रिलीज ऑफ अ पेमेंट सिस्टम विजन 2025, इनिशिएशन ऑफ जियो टैगिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जो पेमेंट सिस्टम्स होंगे, या पेमेंट हम कहते हैं कि POS होता है ना, उसका अगर जियो टैग होगा तो हमें पूरे इंडिया के मैप लेवल पे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा पेमेंट के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसको कहते हैं जियो टैगिंग फ्रेमवर्क। इंटरनल एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन टू मेक RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम पॉपुलर। RBI रिटेल डायरेक्ट यानी कि आप जो कॉमन सिटीजन्स है, कॉमन पब्लिक है, वो RBI के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। Basel 3 final guidelines by September 22, पेपर्स ऑन NPA सिक्योरिटाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग। तो ये डिटेल में है, अगर आप में से मुझे पता है हार्डली 1-2% को इतना इंटरेस्ट होगा कि ये जो सारा पढ़ेगा, ठीक है। मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, तब मुझे फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उस टाइम से मैं इकोनॉमिक टाइम्स है, हिंदू बिजनेस लाइनें पढ़ते आ रहा हूँ। फिर बाद में मैंने MBA फाइनेंस किया। फिर RBI का मुझे तभी पता लेट चला, इसलिए मेरा सिलेक्शन RBI में एट द एज ऑफ 28 हुआ। अदरवाइज़ मुझे 21-22 में पता चल जाता तो एटलीस्ट 22 या 23 में हो जाता, ठीक है। इन बिटवीन मैंने UPSC का भी प्रिपरेशन किया था, उसकी वजह से मेरा जो होराइजन है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है, क्योंकि हम वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जोग्राफी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कोई भी टॉपिक का बहुत अच्छा हो जाता है। सेंट्रल बैंक फ्लैग रिस्क ऑफ डबल डिजिट WPI exerting pressure on the retail inflation. Causes for concern क्या है? Hardening of global commodity prices has a moderate impact on CPI inflation related to WPI inflation. WPI inflation hit 15.8% in April, highest since September 1991. CPI inflation जो है 7.79% अप्रैल। Divergence between two price gauges is partial due to different composition. इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में इन्फ्लेशन का वीडियो बनाया है, इसी चैनल पे है, आप इसको जाके देख सकते हो। FPIs स्टे इन्वेस्टेड इन प्राइमरी मार्केट ड्यूरिंग नवंबर-दिसंबर। तो ये है पूरे, अगर आप देखेंगे, रिटर्न ऑन मेजर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड एडवांस इकोनॉमीज इक्विटी इंडाइसेस। सेंसेक्स में कितना रिटर्न देगा? देखो मैक्सिमम इंडिया में रिटर्न आया है, इंडोनेशिया है, उसके बाद अगर आप देखेंगे रशिया का तो प्रॉब्लम है, चाइना में भी निगेटिव में आया है, US का अगर आप देखेंगे तो 5.1% है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक्स टू बी मेड अवेयर ऑफ रिस्क एंड रेमेडीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में RBI इज गोइंग टू इशू अ कंसल्टेटिव पेपर। इट विल familiarize banks with the international practices and it will enable adoption of a strategic approach to climate related risk. क्या लिखा है यहाँ पे? नंबर ऑफ ₹2000 करेंसी नोट्स कंटिन्यू टू ड्रॉप। 2000 का नोट करके हम क्या करेंगे, वो तो चेंज नहीं होता है, और आजकल सारा ऑनलाइन होने की वजह से 10 रुपये है, 2 रुपये, 1-1 रुपये भी लोग UPI से ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इकोनॉमी इज लूजिंग स्टेम, कॉशन RBI, ठीक है। उसके बाद एट ग्लांस क्या क्या है? हाई ग्लोबल प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल, मेटल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैड ऑलरेडी इम्पैक्टेड टर्म्स ऑफ ट्रेड रिजल्टिंग इन वाइडर ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। RBI का रिपोर्ट पढ़ना मतलब सारे इकोनॉमी के सारे कंसेप्ट पढ़ना, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ाने बैठूँ तो मुझे कम से कम डिटेल में, यानी कि ईच एंड एवरी वर्ड, मुझे कम से कम 50 लेक्चर लगेंगे, ठीक है, 50 लेक्चर्स, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम अगर आपको समझना है तो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन हमें PhD थोड़ी करनी है, हमें एग्जाम के लिए जितना चाहिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। RBI ड्रू अटेंशन टू सबड्यूड आउटलुक। सबड्यूड यानी कि मतलब आउटलुक इतना अच्छा नहीं, कम हो गया है। फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एज प्रोजेक्टेड बाय द IMF।
the global recovery is expected to suffer a significant loss momentum in 2022. Report also dwelt on upside risk to inflation in India should crude oil price remain over $100 per barrel as a second round effects affect manufacturing and service prices reignite. Policy will be calibrated टू रेन इन इन्फ्लेशन आर कैलिब्रेट यानी कि हम पॉलिसी इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जिससे हम इन्फ्लेशन को टैकल कर पाएंगे. इन्फ्लेशन के बारे में क्या लिखा है, लिक्विडिटी के बारे में क्या लिखा है, ग्रोथ के बारे में क्या है, बैंकिंग सेक्टर के बारे में क्या लिखा है. द ग्रॉस एनपीए मॉडरेटेड टू लोएस्ट लेवल इन 6 ईयर. ये अच्छी न्यूज़ है, यानी कि एनपीए का लेवल कम हो चुका है. बैंक क्रेडिट ग्रोथ पिकिंग अप टू ट्रैक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, तो ये सरप्लस टू गवर्नमेंट फेल ड्यू टू लार्ज ट्रांसफर टू कंटिजेंसी फंड. तो ये जो बिजनेस न्यूज़पेपर है इन्होंने अच्छी तरीके से कवर किया है. लेकिन सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ने से नहीं होगा, अगर आप बैलेंस शीट में वो आइटम कहाँ पर है अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आपको नहीं समझेगा वो, इसलिए फिर मैंने स्टार्टिंग में ही वो बता दिया है. पॉलिसी टू बी कैलिब्रेट ये उसी का कंटिन्यूशन है. ग्रोथ ऑफ ए शैडो बैंक्स पोजेस थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. आरबीआई बैलेंस शीट ग्रू 8.46% ड्यूरिंग लास्ट फिस्कल. ठीक है, क्या क्या यहाँ पे दिया है ये सारा आप पढ़ से हो. ये बैलेंस शीट इतना % से बढ़ गया है. वैल्यू हाव्स इन 2021-22 बट केसेस राइज. ठीक है, बैंक फ्रॉड के बारे में आई थिंक ये पेपर देख के मुझे लग रहा है ना बिजनेस स्टैंडर्ड होगा, ये बिजनेस स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पर बताया है. ये आरबीआई की रिपोर्ट में डिटेल में दिया है, उन्होंने यहाँ से पिकअप करके जो जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ बन सकती है वो बनाई है. ग्रुप वाइज डिवीजन ऑफ फ्रॉड्स. ठीक है, ये हाफ हो गया. ठीक है, HALF उसका प्लूरल होता है ये. ठीक है, तो ये देखेंगे हम पब्लिक सेक्टर बैंक में फ्रॉड कितने थे 19-20 में, फिर 21-22 में, फिर 21 ये 19-20, 20-21, 21-22. ठीक है, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो फ्रॉड्स होते हैं मतलब वैल्यू वाइज तो पब्लिक सेक्टर बैंक में दिखाया है, लेकिन नंबर वाइज देखो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में. तो अगर किसी को ना बहुत डिफिकल्ट पेपर सेट करना है तो वो ऐसा कर सकता है कि वैल्यू वाइज कौन सबसे ज़्यादा है एंड केसेस वाइज सबसे कौन ज़्यादा है. तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ओवरऑल अगर आपको बताना है तो देखो मतलब ये अगर आप देखेंगे ना ये 1920 से लेके अभी नंबर नियर अबाउट 1/3 हो गया है. ठीक है, 1/3 हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है. यानी कि इंटरनल जो प्रोसेस है साइबर सिक्योरिटी है और बाकी भी चेक्स एंड बैलेंसेस आई थिंक बैंक ने अच्छे किए. तो आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें तो आप ये पढ़ सको. फोकस ऑन इमर्जिंग रिस्क इन फिनटेक स्पेस. ठीक है, यानी कि फिनटेक अभी बहुत बड़ा फील्ड है. आरबीआई is encouraging and facilitating innovation in fintech space. It is also keeping close eyes on emerging risk. कल मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में क्लास लिया है, आप वो देखने के बाद अगर ये देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी. नोट्स एंड देयर शेयर्स. तो अगर आप यहाँ पर नोट्स देखेंगे तो जैसे मान लो कि ये है आपका ब्लू वाला ₹100 वाला है. ठीक है, 100 रुपीज़ का नोट है. तो वो कितने हैं, उसका अमाउंट कितना है. फिगर्स इन पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट द परसेंटेज शेयर इन दी टोटल वैल्यू. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट में दिया हुआ है. सर्कुलेशन ऑफ ₹2000 नोट्स दैट वेयर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन हैज़ फॉलन शार्पली ओवर द ईयर्स एंड 13.8 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स इन सर्कुलेशन कंपेयर टू 50%. 2017 में 50% था, अभी वो सिर्फ 13% रह गया. सर्कुलेशन ऑफ 500 नोट्स हैज़ राइजन कंसिस्टेंटली एंड हैज़ नाउ 73.3 इन टर्म्स ऑफ द टोटल वैल्यू. तो 500 रुपये का जो है उसका वैल्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. स्टेट फाइनेंसेस इम्प्रूव्स, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइन टू 31.5%. ठीक है, अब ये रेवेन्यू डेफिसिट है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. तो ये नंबर है यहाँ पर, ये आपको बजट में भी मैंने बताया था, यहाँ पे इतना देखने की ज़रूरत नहीं अगर आपने बजट अच्छे से पढ़ा होगा तो. शैडो बैंक्स ग्रोथ पोटेंशियल थ्रेट. सारे बैंक्स ने ये शैडो बैंक के ऊपर काफ़ी अच्छा सा कवरेज किया है. क्या क्या की पॉइंट्स है. कंट्रीब्यूशन ऑफ एनबीएफसीज टुवर्ड सपोर्टिंग रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक्टिंग एज अ सुपर सप्लीमेंटल चैनल ऑफ क्रेडिट इंटरमीडिएशन अलॉन्ग साइड बैंक इज़ वेल रिकोगनाइज. यानी कि सिर्फ ये जो एनबीएफसीज है ये क्या काम करती है, ये भी लोन देने का काम करती है. मेजर जो काम है वो बैंक कर रहे, उसके पैरेलल में एनबीएफसीज कर, इसको शैडो बैंकिंग भी कहते हैं. शैडो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स विल हैव टू बी
माइंडफुल ऑफ फ्रेलिटीज, मतलब आप उसको वीक वीक या डेलिकेट समझ सकते हो, ठीक है। एंश्योर रोबस्ट एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट यानी कि बैंक के होते लोन, उसके बाद लाइबिलिटीज़ यानी कि डिपॉजिट है, ठीक है। मतलब लोन आपने दिए हैं, उसका पैसा आपके पास आएगा, लाइबिलिटीज़ आपने ली है, आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। इसमें अगर मिसमैच हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे डिपॉजिटर्स आ गए कि हमें हमारे पैसा दे दो और उस टाइम नहीं होगा, तो वो जो मैनेजमेंट है उसको कहते हैं एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ देयर क्रेडिट पोर्टफोलियोज, क्वालिटी यानी कि जो लोन देना दे रहे हैं वो अच्छा सा देने का, यानी कि उसका जो ईएमआई है रेगुलरली मिले और वो एनपीए ना हो। अभी यहाँ पर देखो, ये मैंने सारे न्यूज़पेपर के जो कटिंग्स है आपको दिखा दिए, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कौन कौन से एरियाज़ पे आरबीआई के रिपोर्ट ने, एनुअल रिपोर्ट ने फोकस किया है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ एक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है आपके आंसर राइटिंग में। अभी ये फर्स्ट टॉपिक है, उसका ये फर्स्ट पेज है, तो हर टॉपिक का फर्स्ट पेज एंड कंक्लूजन आपको देखना है। मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। अभी हम पढ़ते हैं। The escalation of geopolitical tension into war from late February 22 has delivered a brutal blow to the world economy. Battered as it has been through 21 by multiple waves of the pandemic, supply chain and logistic disruption, elevated inflation, and bouts of financial market turbulence, triggered by डाइवर्जिंग पाथ्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन। अगर आप इसमें के कोई भी लाइन आंसर में लिखते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा हाइयर साइड में है क्योंकि ये आरबीआई का ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन आप इसमें से कुछ कुछ वर्ड जो है, जैसे मान लीजिए जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल वेव्स ऑफ पैंडेमिक, ये वर्ड आना चाहिए। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक डिसरप्शन, ये वर्ड आना चाहिए। एलिवेटेड इन्फ्लेशन, ये भी आप डाल सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट टर्बुलेंस, ये भी वर्ड डाल सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, ये जो वर्ड्स है ना, ये इसको कहते हैं, ये रेगुलेटर के वर्ड है। अगर इसमें के कुछ वर्ड्स आपके आंसर में आएंगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा दिखेगा। द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव वर्ड है, ये भी आपके आंसर में आ सकता है। इज ओवरकास्ट विद द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर एंड सैंक्शंस। अभी देखिए, ये भी मैं पढ़ता हूँ। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, EMDEs, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं यूज करना है, पूरा लिखना है आपको, वो इंग्लिश का पेपर हो, ESI हो, फाइनेंस हो, ठीक है। आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ ग्लोबल स्पिल ओवर्स डिस्पाइट बीइंग बायस्टैंडर्स, कैपिटल outflows and sizable currency depreciation have tightened external funding cost, pushed up debt levels and put their hesitant and incomplete recoveries in danger। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे वर्ड्स कहा है उस तरीके के वर्ड अगर आप आपके आंसर में यूज़ करेंगे तो वो बहुत इंप्रेसिव लगेगा। देखो, टर्निंग टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी, द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल आफ्टर शॉक्स इज ऑन इन्फ्लेशन। देखो, जियोपॉलिटिकल आफ्टर शॉक, ये थोड़ा सा हम कहते जार्गन है, आपके आंसर में आना चाहिए। विथ क्लोज टू 3/4 ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एट रिस्क, यानी कि इनका कहना है कि 75% आइटम्स इन्फ्लेशन के ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं आपके वॉर सिचुएशन से। तो इसलिए मैंने जब सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसलिए आपको पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ना है, तो मैंने आपको उसके डायरेक्टली स्नैपशॉट दिए, यानी कि आपको वहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फ्रंट पेज। अभी देखो, ये इसी चैप्टर का मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिखा लूँगा। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ये समअप जो होता है कंक्लूजन है, वो भी आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। टू सम अप, द ईयर गॉन बाय ब्रॉट मेनी चैलेंजेस, ठीक है, इससे काफ़ी चैलेंज आए हैं, बट रिकवरी इज अंडरवे इन स्पाइट ऑफ हेडविंड्स। इतना होने के बाद भी हमारा रिकवरी है वो हो रहा है। द फ्यूचर पाथ ऑफ ग्रोथ विल बी कंडीशनड बाय एड्रेसिंग सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, कैलिब्रेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू ब्रिंग इन्फ्लेशन within the target while supporting growth and targeted fiscal policy support to aggregate demand, especially by boosting capital spending। मतलब ये 4-5 लाइन में ना इतना सारा नॉलेज उन्होंने भर दिया है। क्या क्या कहा है उन्होंने?
क्या एड्रेस करना है? सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, यानी कि सप्लाई साइड मतलब आप एक डिमांड साइड होती है, एक सप्लाई साइड होती है, उसमें जो जो बॉटलनेक्स यानी कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करना है। कैलिब्रेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे तरीके से एडजस्ट करना है जिससे इन्फ्लेशन भी टैकल हो जाए एंड वो सपोर्ट को भी मतलब ग्रोथ को भी सपोर्ट करे एंड जो फिस्कल पॉलिसी के टारगेट से वो भी ध्यान में रखें। ठीक है। Undertaking structural reforms to improve India's medium term growth potential holds the key to secure sustained, balanced and inclusive growth. अगर आपको ग्रोथ के बारे में कुछ भी लिखना है तो ये 3 वर्ड आने चाहिए, सस्टेन्ड, बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये अगर आप 3 वर्ड लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन ज़बरदस्त पड़ेगा। Especially by helping workers adapt to the after effects of the pandemic by रीस्किलिंग, यानी कि आपका जो स्किल है अभी बड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले मान लीजिए आपको ऑनलाइन पढ़ाने नहीं आता था, टीचर को अभी पढ़ाना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं रीस्किलिंग। ठीक है। एंड एनेबलिंग देम टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर रेजिंग प्रोडक्टिविटी, अभी नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये बस मैंने आपको एक सैम्पल दिखाया डिटेल में पढ़ के हर एक चैप्टर का। तो अगले जो चैप्टर्स है उसका जो स्टार्ट है वो एंड है, मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है, आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक रिव्यू में क्या दिया है, ठीक है, ये सारा आपको पढ़ना है, यहाँ पे बस आपको दिया है। उसके बाद इसका कंक्लूजन है, ये स्टार्टिंग हुआ है रियल इकोनॉमी का। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या दिया है, ओमिक्रॉन, राइजिंग फूड प्राइजेस एंड स्टिकी इन्फ्लेशन, द यूएस फेड मच एंटीसिपेटेड लिफ्ट ऑफ एंड एस्केलेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, flaring up the conflict in early 22 defined the macroeconomic and financial landscape during the annual reports period under review। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड्स है आपको यूज टू होना चाहिए एंड आप उसका यूज कर सकते हैं अंत में। ठीक है। रियल जीडीपी ग्रोथ, क्या क्या हर एक सेक्टर के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट एक्सपोर्ट है, जीडीपी है। ठीक है, ये क्या है, ग्रोथ है, 8.9 है, -6.6 है, ये पैंडेमिक वाला था। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टील कंजम्पशन कितना था, सीमेंट कंजम्पशन कैसा है, कैपिटल गुड्स है, इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स है। अगर आप देखेंगे ये पैंडेमिक का पीरियड था और अभी इससे अच्छा डिमांड आया था, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये होता है ना नेट फाइनेंशियल सेविंग या नेट फाइनेंशियल एसेट। नेट फाइनेंशियल एसेट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट, डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट लेस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसी तरीके से नेट फाइनेंशियल सेविंग क्या हो गया, ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग में क्या आता है, करेंसी है, डिपॉजिट है, शेयर्स एंड डिबेंचर, क्लेम्स ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस फंड, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, फाइनेंशियल सेविंग ऑन दी हाउस होल्ड सेक्टर। रियल जीवीए ग्रोथ अलग अलग सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी है, इंडस्ट्री की कितनी है, सर्विस सेक्टर की कितनी है, और ये कितनी है हमारी ओवरऑल। कमिटमेंट बाय सेलेक्ट सेंट्रल बैंक्स ऑन क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लिसिट कमिटमेंट, एक्सप्लिसिट यानी कि मैंने क्लियर कट बताया है कि ये करना है। आरबीआई के बारे में क्या क्या दिया है, आरबीआई क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर एक्सप्लोरिंग हाउ क्लाइमेट सिनारियो एक्सरसाइज कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन द रिजर्व बैंक सुपरवाइज एंटिटीज बैलेंस शीट, business models and gaps in their capabilities for measuring and managing climate related financial risk। उसके बाद integrating climate related risk into financial stability monitoring, building awareness about climate related risk among regulated financial entities and spreading knowledge about issues relating to climate change and the methods to deal with them accordingly। तो अगर मान लीजिए क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप आरबीआई का क्या रोल है ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, देखो बाकी कंट्रीज ने भी लिया है, यहाँ पे एग्जांपल यूरोपियन बैंक का है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है एंड फेडरल का है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आरबीआई ने जो दिया है वो हमें आंसर में लिखना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यानी कि बहुत फास्ट चेंज होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेल है, पैसेंजर व्हीकल्स है। ठीक है, ये निगेटिव है, मतलब अगर आप देखेंगे ना, मतलब ये देखो अभी पिछले 8-10 महीने में इतना अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं है,
ये तो पॉजिटिव आया था, अब ये पैंडेमिक के बाद वाला टाइम है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये रेड यानी कि निगेटिव चल रहा है। स्टील कंजम्पशन है, सीमेंट प्रोडक्शन है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में क्या हो रहा है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स, अभी देखो M3 में क्या आता है, ये भी डेफिनेशन आता है, MC में आता है M3, इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। करेंसी विद द पब्लिक एंड एग्रीगेट डिपॉजिट्स, और सोर्सेज क्या है इसके, मनी मल्टीप्लाई क्या है, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको सारा हमें रिपोर्ट अगर डिटेल में देखना है तो बहुत टाइम लगेगा, 50 लेक्चर्स लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज़ के लिए जो लगना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत लोगों को ज़्यादा लग सकता है। क्रेडिट डिप्लॉयमेंट टू सेलेक्ट सेक्टर्स, कौन से मतलब यहाँ पे ग्रोथ कितना हुआ है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में 9.9% यानी 10% आप याद रख सकते हैं। इंडस्ट्री को थोड़ा सा कम है। सर्विस सेक्टर में 8.9 है। पर्सनल लोन 12%। पर्सनल लोन बढ़ने का ये भी यहाँ पे देखो 18% था, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है। पर्सनल लोन लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जब ज़रूरत पड़ी तभी लेते हैं। यानी कि ये टाइम के पास क्या हुआ था, ये टाइम के ड्यूरिंग लोगों की जॉब चले गए थे, इसलिए यहाँ पर पर्सनल लोन का ग्रोथ ज़्यादा हुआ था। ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये आपको रीड करते आना चाहिए, ठीक है। इक्विटी मार्केट जो हमने न्यूज़पेपर में आया था, देखो यही है। रशिया में सबसे कम है, ये इंडिया का सेंसेक्स है। इंडोनेशिया में क्या हुआ है, डाउ जोन्स में क्या है, उसके बाद जर्मनी में निगेटिव है, जापान में निगेटिव है, चाइना निगेटिव है। इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस एंड ग्रॉस डेट। ग्रॉस डेट का मतलब डेट यानी कि आपका जो कर्जा है वो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इंडिया का देखेंगे पोजीशन तो क्या है, ये आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑल वर्ल्ड के साथ। ये देखिए, ये है इंडिया, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल बैलेंस क्या है, निगेटिव में है, ठीक है। और ये ग्रॉस डेट जो है परसेंट, अगर आप देखेंगे जापान, देखिए ये जो है ये कंट्रीज़ है 100 से ऊपर, ठीक है, 100 से ऊपर वाली कंट्रीज, और हम भी अभी 100 के आसपास जा रहे हैं। ये आपको इस आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में अगर कुछ MCQ आता है तो आपको इसका आंसर देते आना चाहिए। टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी का मतलब क्या होता है, टैक्स बॉयंसी इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ टैक्स रेवेन्यू टू चेंज इन नॉमिनल GDP एंड टू डिस्क्रिशनरी चेंजेस इन टैक्स पॉलिसी। यानी कि नॉमिनल GDP बढ़ने के बाद टैक्स में कितना चेंज होता है, ठीक है। तो ये होता है टैक्स बॉयंसी। इसका सिंपल मीनिंग है कि इकोनॉमी बढ़ने से, इकोनॉमी 100 से बढ़ेगी तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 105 हो जाएगा। वो 100 होगा तो ये 105 होगा, यानी कि इसको कहते हैं बॉयंसी। डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी तो डायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं है। और एक्साइज ड्यूटी तो ये निगेटिव में चला गया, मतलब वो बढ़ने से ये कम हो रहा है, ठीक है। वो आप इस तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब चेंज नीचे होगा आपका, चेंज इन आपका हो गया, आप GDP पकड़िए, ठीक है, चेंज इन GDP, और ऊपर हो गया आपका चेंज इन टैक्स कलेक्शन, ठीक है। इसको कहेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। ये एक से चेंज हो गया तो ये कितने से होगा, तो ये इसका मतलब है ये 100 होगा तो ऊपर का 150% होगा। अभी ये टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे है, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ने से, गोइंग फॉरवर्ड द आउटलुक फॉर इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर इज बीसेट विथ बोथ हेडविंड्स एंड द टेलविंड्स। अंडर द लैटर, एक्सपोर्ट्स विच हैव शोन रेजिलियंस इन द होस्टाइल ट्रेड एनवायरमेंट। होस्टाइल यानी कि अच्छा कंडीशन नहीं है ट्रेड में, ट्रेड जैसे वॉर चल रहा है, होस्टाइल सिचुएशन है। रेजिलियंस यानी कि उसमें भी वो डटा रहा है। मे derive further strength as external demand and price condition turns favorable with the abatement of the geopolitical tension, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने हर टॉपिक का जो स्टार्ट है और एंड अगले स्लाइड्स में दिया है, वो मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, जो लोग अभी एग्जाम देने वाले उनको वो पढ़ना है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन से ये है, ये स्टार्टिंग का है, ये जो है इनिशियल है, और ये इस चैप्टर का कंक्लूजन है, ठीक है। क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। इस तरीके से आप, क्योंकि अदरवाइज ये पूरा डिटेल में पढ़ाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम जाएगा, और कुछ लोग यहाँ पे फिर अब तक तो बहुत लोगों ने वीडियो छोड़ भी दिया होगा। ये है कंक्लूजन, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका क्या कंक्लूजन लिखना है, रेडीमेड RBI के एनुअल रिपोर्ट में है,
ठीक है, ये आप सारा आपके आंसर में लिखने का ट्राई कर सकते हैं। रेगुलेशन, सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंक्लूजन, ठीक है। In 21-22, Reserve Bank kept a close watch on the potential disruption to the financial system emanating from the resurgence of the pandemic while suitably adjusting its regulatory response। ठीक है, काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स है लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Importantly, the Reserve Bank is also preparing to adopt a forward-looking कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क। जो आपने बताया, मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट के लिए आरबीआई क्या क्या कर रहा है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, उसका ये कंक्लूजन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये है करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पर। कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, ये इसका कंक्लूजन है। तो जो लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये डेफिनेटली 100% पढ़ना ही पढ़ना है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको ना ये लास्ट लाइन पढ़ के दिखाता हूँ। काफ़ी एक्चुअली आरबीआई ना ये बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखता है एक्चुअली, मतलब अगर आप देखेंगे ना, अभी देखो ये जो पैसेज है ये कहाँ से चालू हुआ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। देखो ये चालू है गोइंग अहेड, यहाँ से लेके पूरा ये इन्होंने कहीं पे भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है। इतना बड़ा सेंटेंस तो एक्चुअली इंग्लिश में लिखना ही नहीं चाहिए, पता नहीं इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यूज़ ऑफ एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल इंक्लूडिंग एआई, बिग डेटा, एमएल टेक्निक्स एंड एनालिटिकल स्टडीज़। तो आप जब लिखेंगे ना, आपके एक सेंटेंस में मैक्सिमम 8 to 10 वर्ड्स होने चाहिए, उसको फिर ब्रेकअप करते। इतना बड़ा लिखेंगे ना तो 100% वो उसमें गलती निकालेगा, सॉफ्टवेयर है जो इंग्लिश के पेपर में है। और ESI-FM में भी आप लिखेंगे तो भी शॉर्ट सेंटेंस ही लिखिए, उसको ब्रेकअप करके आप लिख सकते हो। गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, और ये जो अभी है ना मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट 2% है आपका एनुअल रिपोर्ट। देखो इतना करके अगर आपको बोर होने लगा तो पूरा तो कैसे पढ़ेंगे पता नहीं। ठीक है, ये है कंक्लूजन। तो मैंने आपको रेडीमेड यहाँ पे दिया, बस आपको इतना ही देखना है। इतना ही मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक बार देखिए इसका आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। इन द पैंडेमिक इंड्यूस्ड इन्वायरमेंट, द रिजर्व बैंक responded swiftly and comprehensively for securing critical business processes and ensured business continuity in the financial system along with the safety and health of its human resources। ये मैंने आपको बताया एम्प्लॉय की कॉस्ट है। ठीक है, आरबीआई में भी नियर अबाउट 13,000 लोग हैं और ये टोटल 3,870 करोड़ के आसपास ये एम्प्लॉय की कॉस्ट है। आप डिवाइड करके देखिए, इतने अमाउंट को आप डिवाइड कीजिए 13,000 से, कितना आता देखा, आई थिंक 40-50 लाख के आसपास आज का। होल्डिंग्स इन सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, ये इंपॉर्टेंट है। सब में ये सिर्फ ये 30% है यहाँ पर। नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, आई थिंक इसके बारे में फेज़ 1 में कुछ क्वेश्चन आया था कि पता नहीं, लेकिन कुछ लग रहा है कहीं। बाकी सारे जगह पे DICGC है, ये BRBN MPL है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रेस लिमिटेड, RBIT है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये है RBI इनोवेशन हब। ठीक है, ये कितना कितना अमाउंट है यहाँ पर, ये यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है, 1800 करोड़ रुपए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है इंडियन रुपीज़ में, ये फॉरेक्स में आपको याद रखना है, डॉलर्स में याद रखना है। ठीक है, अभी का सिचुएशन जब ये बना था हमारा इकोनॉमिक सर्वे बजट, तब $630 बिलियन के आसपास था। अभी एक वीक पहले 600 बिलियन से कम गया था। आई थिंक अभी आज का प्रेजेंट डेट देखेंगे तो इसके आसपास ही है वो। और ये की हाईलाइट्स है। ठीक है, अगर कुछ लोगों को ये इतना सारा पढ़ना अगर बोरिंग लगता है, नहीं हो पाएगा, तो आप ये यहाँ से मैंने जो हाईलाइट्स दिए ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नियर अबाउट 16 के आसपास है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, ये सारा यहाँ पर कवर किया हुआ है। लुकिंग अहेड में क्या क्या दिया है, नियर टर्म आउटलुक क्या है, ग्लोबल रिकवरी के में क्या क्या दिया है, रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग चैलेंजेस एट अ ग्लोबल लेवल, फोकस ऑन हेल्थ एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, प्रिवेंट इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन,
इंडियन को रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, फिनटेक के बारे में क्या है, कॉस्ट पुश प्रेशर, तो ये भी अगर पढ़ लेंगे तो इससे भी आपको थोड़ा एक आइडिया यहाँ पर जाएगा। इंडियन इकोनॉमी का रिकवरी, वो जो था ना इंडियन इकोनॉमी का प्रोस्पेक्ट एक वाला था, एक ग्लोबल इकोनॉमी का, ये उसकी समरी है। ठीक, अभी नेक्स्ट मंथ में यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हम आरबीआई का ऑफलाइन क्लास लेने वाले हैं। ये हाइब्रिड होगा, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो पहला हमारा जो मॉड्यूल था सक्सेसफुली हमने रन किया है 2 बार दिल्ली में, अभी ये पुणे में है। इस तरीके से हम बाकी सारे सेंटर्स में, बड़े बड़े हैदराबाद है, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पे भी करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बस यही था ये एनुअल रिपोर्ट का, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। ये हम कह सकते कि सबसे छोटा वर्जन है, इससे छोटा हम नहीं पढ़ा सकते। और मैंने ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ फॉर्म आपको अवेलेबल करवा के दिया है, नीचे से वहाँ पे लिंक दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए जो लोग अभी एग्ज़ाम देना चाहते। अदरवाइज़ बाकी जो अगला साल देने वाले हैं, क्योंकि वो अगला जो एनुअल रिपोर्ट आएगा उसके पहले ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसीलिए अगले साल जो प्रिपेयर करने वाले उनके लिए भी यही एनुअल रिपोर्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, सो थैंक you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.